अगर आपको टैली सीखना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि टैली या अकाउंटिंग के लिए आपको कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और टैली क्यों की जाए या अकाउंटिंग क्यों की जाए, है ना। तो जैसे क्या होता है कि किसी भी दुकान में अगर आप कोई सामान लेते हैं नगद, तो आपने सामान लिया, पैसा दिया, काम ख़त्म। पर जब वही काम होता है बैंक के माध्यम से या फिर उधार के माध्यम से, तो फिर वहाँ पर फंसना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को लिखना ज़रूरी है। अगर आपने उधार लिया है तो उसको कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है हमको नोट करके रखना होता है, जो दिन के आखिरी में और फिर महीने के आखिरी में उस ग्राहक को उसका हिसाब बताना पड़ता है कि कितने रुपए का उधार लिया, कितने बार उधार लिया, कितना पैसा जमा किया, कितना देना बाकी है ना, वगैरह वगैरह। तो अगर आप टैली या अकाउंटिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसका एक नियम है अकाउंटिंग का, पहले लिख पीछे दे और भूल पड़े तो कागज़ से ले। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। मतलब आप उसको किसी कागज़ पर नोट करके रखिए, और अगर गलती होता है तो फिर उस कागज़ को आप पलट के देखिए कि आपने कितने रुपए की उधारी दी थी या ग्राहक ने कितना रुपए आपको जमा किया था, ठीक है। टैली में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक वाउचर जनरेट होता है ना, जो ये बताता है कि ये ट्रांजैक्शन किया गया है। हो सके तो हर ट्रांजैक्शन का जो वाउचर है वो कस्टमर को मिलना चाहिए, अगर उसने पैसा जमा किया है तो भी, उधार लिया है तो भी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कभी भी ना भूल चूक होने से बचाव हो जाता है, मतलब भूल होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, ठीक है। तो भूल होने में बचाव कैसे होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप लिख के रखे हो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। कस्टमर के पास भी वाउचर है ना, तो वो दिखा के उसको बच सकता है। दूसरा क्या है कि लाभ और हानि का ज्ञान। जो हम ट्रांजैक्शन नोट करते हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करने का एक ही उद्देश्य है कि लाभ कमाना है। जितना पैसा व्यापार में लगाया गया है उससे और ज़्यादा लाभ अर्जित करना है ना। तो लाभ क्या होता है कि जब आप आय और व्यय को घटाते हो, तो अगर उसका उत्तर प्लस में आता है, अगर उसका उत्तर प्लस में आता है मतलब वो क्या है, लाभ है, और अगर उसका उत्तर माइनस में आता है मतलब वो हानि है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब टैली में सिर्फ एंट्री करिए, लाभ और हानि का ज्ञान आपको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। दूसरा, नगद और बैंक बैलेंस की जानकारी। मतलब अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपके पास कैश कितना है और बैंक में कितना आपके पास बैलेंस है, वो आपको टैली बता देगा, ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति मतलब एक व्यापारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं ये होती हैं कि किससे कितने रुपए हमको उधार के पैसे वापस लेने हैं और कितने लोगों को पैसे वापस करने हैं। मतलब कितने आपके पास डेटर्स हैं और कितने आपके पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। मतलब आप कितने लोग आपके देनदार हैं और कौन आपके लेनदार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी अगर आप टैली में एंट्री करते हो तो। साथ ही इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से वो खर्चे हैं जो आपको ज़रूर करने होते हैं, जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल, है ना, और रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, है ना। तो ये टोटल जो जानकारियाँ हैं, जहाँ जो आप खर्चा कर रहे हो,
और कहाँ कहाँ से आपकी इनकम हो रही है, वो सारी जानकारियाँ आपको टैली के माध्यम से पता चल सकती हैं। अब टैली में आप काम करोगे, अपना बिजनेस को बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या देना पड़ेगा, जो टैक्स देना होता है, टैक्स की जानकारी आपको टैली से मिल जाएगी कि आपको कितना रुपए जीएसटी पटाना है, कितना रुपए जीएसटी आपको जमा करना है और कौन कौन से टैक्स आपको देने हैं। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन जो है टैली में अपने आप होता है, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी तरह का ऋण लेना है तो ऋण लेने में भी सुविधा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऋण लोगे तो आपको अपने ट्रांजैक्शंस बताने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने पैसे कमाते हो अपने व्यापार से और कितने पैसे खर्च करते हो और कितने पैसे बचाते हो, क्योंकि ऋण उसको मिल सकता है जो उस ऋण को चुका सके। नहीं, अगर आप ऋण चुका नहीं सकोगे तो आपको कोई भी कंपनी क्यों ऋण देगी। तो ये सारी जानकारियाँ आपको टैली के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टैली में सभी चीज़ों की जानकारी आप जब एंट्री करते हो तो टैली में इस चीज़ का पता चल जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी होती है और उसमें से कितना आप एक्सपेंस कर देते हो, कितना आप खर्च कर देते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपका साझेदारी व्यवसाय है, मानो तो साझेदारी व्यवसाय में भी टैली जो आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, क्योंकि किस साझेदार ने, किस पार्टनर ने अपने व्यापार से कब कब कितने कितने रुपए निकाले हैं, उसकी पूरी जानकारी इसमें रहती है। और जब भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा, शेयरिंग होगी, तो आपको टैली के माध्यम से पता चल सकता है कि किस साझेदार ने कितना रुपए का आहरण व्यापार से किया है और उसी के हिसाब से उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको टैली के माध्यम से हो जाती है। साथ ही कर्मचारियों पर नियंत्रण, कर्मचारी पर नियंत्रण कैसे कर सकता है टैली? टैली में एक फीचर होता है पेरोल पे स्लिप। तो पेरोल के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि कौन सा कर्मचारी रेगुलर काम पर आता है, ओवर टाइम भी करता है, और कौन सा कर्मचारी है जो रेगुलर काम नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे 30 दिन का काम होता है तो हो सकता है उसने 25 दिन काम किया हो या 10 दिन ही काम किया हो, तो उसकी पूरी जानकारी उसके अंदर में रहती है। तो आप एक 6 महीने का या साल भर का पूरा डेटा चेक कर सकते हो टैली के अंदर में और पता लगा सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी ऐसा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसे आप इनाम देकर, किसी तरह का प्रोत्साहन देकर, उसका सम्मान करके उसको देखकर बाकी कर्मचारी भी सीखेंगे और वो लोग भी काम को अच्छा कर सकते हैं। या कोई कर्मचारी बहुत ही मतलब काम में लापरवाही कर रहा है तो उसको आप समझा सकते हो कि भाई आप सही से काम करो क्योंकि पूरा डेटा हमारे पास उपलब्ध है करके, तो उसमें भी आपको इसमें नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और बहुत सारे फीचर हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जो बताया जा सकता है जिससे टैली में आपको काम करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। साथ में टैली के कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका पता आपको रहना चाहिए। कुछ शब्द हैं जिसका आपको अब रोज़ उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि पहला शब्द है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। पूंजी मतलब क्या होता है? पूंजी मतलब होता है आपके पास जो धन है, उस धन का वह हिस्सा, आपकी संपत्ति का वह हिस्सा जो आपने व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया है, इसी को आप बोलते हो पूंजी। ठीक है, या कैपिटल। कैपिटल कौन लगा सकता है? कैपिटल व्यापार का स्वामी ही लगा सकता है। अगर व्यापार में आपने शुरू किया है कहीं से पैसे लेकर, तो वो फिर लोन कहलाएगा। ठीक है ना? तो व्यापार का स्वामी जो व्यापार जो शुरू करता है तो उसको स्वयं पैसे लगाने होते हैं, उसी को बोलते हैं आप लोग पूंजी। हम बोलते हैं उसको पूंजी। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो है ड्राइंग। ड्राइंग को हम हिंदी में कहते हैं आहरण। आहरण मतलब विड्रॉल नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। आहरण मतलब व्यापार से जब व्यापार का स्वामी स्वयं के उपयोग के लिए कुछ निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। स्वयं के उपयोग के लिए कैसे?
जैसे बच्चे का स्कूल का फीस भरना है, या घर के लिए कोई राशन लेना है ना, या अपनी किसी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, या स्वयं के उपयोग के लिए गाड़ी खरीदना है, तो ये सारे जो उपयोग हैं ये व्यापार के स्वामी के स्वयं के खर्चे हैं। तो जब कोई व्यापार में से कोई राशि निकाली जाती है स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार के स्वामी के द्वारा, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है। अगला एक शब्द आता है एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति दो तरह की होती है, एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति मतलब जैसे कि कैश हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, कोई छोटा इन्वेस्टमेंट हो गया, इनको हम बोलते हैं करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसी संपत्ति जो लंबे समय तक आपके साथ रहती है, जो चल नहीं सकती, जैसे कि फर्नीचर और भूमि, भवन, है ना। तो ये सारी जो संपत्ति है इसको हम बोलते हैं मशीनरी, है ना, ये सभी जो है फिक्स्ड एसेट कहलाती है। ठीक है। इसमें और एक शब्द है, आप जानते होंगे, इसको कहते हैं हम लोग परचेस। क्या होता है परचेस? क्या होता है परचेस? बताओ। परचेस का मतलब होता है क्रय। मतलब क्रय मतलब खरीद। किसी सामान को खरीदना क्रय कहलाता है। क्रय करने के दो तरीके हैं, एक है कैश और दूसरा है क्रेडिट। मतलब नगद भी खरीद सकते हो आप, या फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह करके खरीद सकते हो सामान को, या दूसरा है उधार। मतलब आपको अभी नहीं देना पैसा, आप बाद में पैसे दे सकते हो, सामान आपको उधार में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा शब्द है सेल्स, और सेल्स के भी वही दो तरीके हैं, क्रय और मतलब सेल्स के भी दो तरीके हैं, नगद और उधार। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं विक्रय या फिर बेचना। ठीक है। ठीक है। अगला इसमें एक शब्द है रेवेन्यू। क्या होता है रेवेन्यू? रेवेन्यू को हम बोलते हैं आगम। आगम मतलब जब भी आप कोई माल बेचते हो तो उसके बदले में आपको जो राशि मिलती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, है ना। रेवेन्यू के बाद एक शब्द होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुत तरह के हमको खर्च करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर या खर्च। कौन कौन से खर्च करने पड़ते हैं? तो इसमें एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि वो खर्च जिसको करने में क्या होता है, आपके कैपिटल में वृद्धि होती है। जैसे आपने एक बार लाभ कमाया और उसमें से आपने क्या खरीदा? कुछ मशीन खरीद ली, कोई भवन खरीद लिया, कोई नया कोई फर्नीचर खरीद लिया। तो इससे क्या होगा? आपके कैपिटल में वृद्धि होगी, आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है ऐसा कि इसमें कुछ ऐसे खर्च किए जाते हैं जिससे आपके लाभ में वृद्धि होती है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट किया आपने, है ना, आपने कोई विज्ञापन किया, या फिर आपने कोई डिस्काउंट दिया किसी सामान पे, है ना, या फिर किसी सामान के साथ में कोई सामान आपने फ्री दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो माल हो ज़्यादा बिक्री होगा और आपके रेवेन्यू में वृद्धि होगी। ठीक है। आपके रेवेन्यू में वृद्धि होगी। ठीक है। एक्सपेंडिचर के अलावा और एक चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो
एक्सपेंसेस, सुनने में देखो एक जैसा लग रहा है दोनों। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस मतलब होता है व्यय। व्यय मतलब वो खर्च जो आपको व्यापार को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने कोई कच्चा माल खरीदा है, या फिर कोई भाड़ा दिया है, या गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है ना, किराया, ये सभी जो खर्च हैं, बिजली का बिल, दुकान का किराया, रंगाई पुताई, दान दक्षिणा, ये सब जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सभी क्या है? व्यय है, जो आपको व्यापार चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये करना ही पड़ता है। अब देखो अगला शब्द आ रहा है, इसका नाम है इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम को आप बोलते हो आय। आय मतलब जब आप अपने रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, और अगर वो रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हो जो बचता है, उसी को बोलते हो इनकम। और अगर ये इनकम प्लस में है तो आप इसको बोलते हो गेन या लाभ। और वही इनकम अगर आपका माइनस में है तो आप उसको बोलते हो लॉस। क्या बोलते हो? लॉस, मतलब हानि। ठीक है, तो इनकम प्लस में है तो लाभ, और इनकम माइनस में है तो हानि। ठीक है, अगला एक और शब्द देखो, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? इसको हम रहतिया भी बोलते हैं हिंदी में। स्टॉक मतलब होता है कि जैसे आपने कोई माल खरीदा है, तो एक दिन में तो सारा का सारा बिकेगा नहीं, अब वो धीरे धीरे बिकेगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, 2 महीने में। तो जो माल बिक गया वो तो बिक गया, अब जो नहीं बिक पाया है, जो रह गया है, उसी का बोलते हो स्टॉक। मतलब अनबिका माल जो है वो, उसको आप स्टॉक बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। इसका नाम है डेटर या डेबिटर या देनदार। ठीक है, देनदार क्यों कहते हैं इसको? जो व्यक्ति माल को उधार खरीदता है, अब उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा देनदार। जो माल को उधार खरीदता है या जो कर्जदार होता है, ऋणी होता है, उसी को बोलते हो देनदार। ठीक है, अब एक शब्द और देखो, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। जो व्यक्ति या कंपनी या फर्म माल को उधार बेचती है या कोई सेवा को उधार बेचती है, तो उसे आप क्या बोलते हो? उसका बोलते हो ऋणदाता, उत्मर्ण या फिर क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि इसने उधार दिया है तो पैसे वापस लेने का अधिकारी हो गया वो, तो उसे कहते हैं हम लोग लेनदार। ठीक है, लेनदार मतलब नॉर्मली सप्लायर या दुकानदार होता है जो माल को उधार बेचता है। ठीक है, ऐसी एक शब्द है, देखो इसका नाम है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब होता है प्राप्ताएं। ऐसी राशि जो आपको मिलना बाकी है, मिली नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्राप्ताएं। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी को उधार दिया है, पैसा तो आपने उधार दे दिया, 50,000 का माल बेच लिया, पर पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है? तो पैसा जो है आपको मिलना बाकी है, मिला नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राप्ताएं या रिसीवेबल्स। ऐसे एक शब्द है पेबल्स। पेबल्स मतलब होता है क्या? देयताएं। देयताएं मतलब आपको देना है, पैसा आपने दिया नहीं। जैसे मान लो कि आपने कोई माल उधार में खरीदा है ना, उधार में खरीदा है, उसको पैसा वापस करना है ना, पर आपने वापस किया नहीं अभी तक, तो उसी बोलते हैं हम लोग पेबल्स, मतलब देयताएं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अगला जो शब्द है वो है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है लागत। किसी वस्तु को बनाने में जो भी खर्च आता है उसी को बोलते हो आप लागत, है ना। कोई सामान आप बना रहे हो, बनाकर बेचते हो, तो उसी को बोलते हो आप लागत। ठीक है, उसको बनाने में जितना भी खर्च आता है वो सारा कुछ मिलाकर क्या कहलाएगा? लागत। एक बहुत अच्छा शब्द है
वाउचर मैंने बताया भी था आपको। वाउचर मतलब क्या होता है? प्रमाणक। जब भी आप कोई माल खरीदते हो तो आपको एक उसका बिल, एक इनवॉइस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माल कितने रुपए का है, कितना पीस आपने खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में, और कितने तारीख को खरीदा है, कहाँ से खरीदा है। तो ये प्रमाणित करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है और इस दुकान से इस सामान को खरीदा गया इतने तारीख को। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रमाणक। ठीक है, इसी को आप रसीद भी बोल देते हो, इसी को आप इनवॉइस भी बोल देते हो, है ना। अगला एक शब्द है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। मतलब वो सामान जो बेचने के लिए ही खरीदा गया है उसको आप माल कहते हो। जैसे मान लो मेरे पास 20 कंप्यूटर है जिसमें से 19 बेचने के लिए है और एक कंप्यूटर मैं यूज़ करता हूँ दुकान में बिल वगैरह बनाने के लिए। तो जो बिल बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे फिक्स्ड एसेट। वो आपकी संपत्ति हो गई, है ना। और जो 19 कंप्यूटर जो आपने बेचने के लिए खरीदे हैं उसको आप बोलोगे गुड्स, मतलब माल। ठीक है, समझ में आया? एक लास्ट और बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हो डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है भाई? डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा। बट्टा मतलब छूट। ठीक है, बट्टा मतलब होता है छूट, है ना। और छूट दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है व्यापारिक डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह के, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप कैश में सामान खरीदोगे। जब ग्राहक कैश में सामान लेगा उसको आप कैश डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दुकानदार को देता है, सामान लेता है ना। दुकानदार तो बल्क में लेता है सामान, एक बार में 100, 50, 1000। तो जो कैश डिस्काउंट होता है उसमें जो डिस्काउंट का जो डिस्काउंट है वो काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है और वो प्रिंट रेट पर दिया जाता है। ठीक है, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जो दुकानदार को दिया जाता है वो डिस्काउंट खरीदी रेट पे दिया जाता है। जितने में मैंने खरीदा है माल उसके हिसाब से मैं उसको डिस्काउंट को दूंगा। इसलिए डिस्काउंट का जो अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट में फिक्स होता है और कैश डिस्काउंट में फिक्स नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे शब्द मैंने आपको बताया है जिसका आपको मालूम पहले से होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 20 बताया है तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए अगर आप टैली करते हो तो, क्योंकि वो शब्द हैं जो रोज़ रोज़ यूज़ होंगे, है ना। इसकी जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। ठीक है।